आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली। आपने जब अपना पहला पैसा अपने बिज़नेस से कमाया, तो शायद आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लैंड के अंदर करा। जैसा मेरा इंडिविजुअल मैं बात करूँ, पहली प्रायोरिटी तो हमारी जो है लैंड है। आप जिसको बोलते हैं ना, एक एसेट ग्रोथ जो है वो एक्सक्लूसिव है। सेम चीज़ है सबके साथ, जितना लॉन्ग रखोगे आप उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे लैंड हो। तो ज़मीन सिर्फ खरीदने बेचने की हम बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है वहाँ पे एक प्राउड फैक्टर भी होगा। जैसे मुझे पता है कि आपने एक एडवांस एकेडमी स्कूल एक लैंड पे बनाया। हमने एक स्कूल के लिए लैंड आइडेंटिफाई किया जो हमको शहर से पास में चाहिए, तो वो हमको एक आइडियल लोकेशन लगी। उस टाइम इंदौर उस टाइम बढ़ रहा था, उस डायरेक्शन में आ रहा था। तो सर, माइक्रोमिटी में आज हमको ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए। हमने आपको बहुत वादे करे थे कि हम एक दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड बनाएंगे। आपको ऐसा कोई पल अच्छा लगा हो पिछले 9 महीने में हमारे साथ काम करते हुए, जिससे आपको कुछ प्राउड फील हुआ? तो आपने कमिटमेंट किया, वो आपने पूरा किया। वो एक पल था जब हमने शुरुआत में जो आपने डिजाइनिंग करवाई, मधुबन को जो अवार्ड मिला, वर्ल्ड आर्किटेक्ट अवार्ड मिला, वो एक पल है। वो कमिटमेंट दिखाता है कि माइक्रोमिट्टी जो कर रहा है, जो इसने बोला है, कमिटमेंट किया है कि हम एक क्वालिटी काम करेंगे। मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये अब आने वाले समय में इंदौर का पूरा रंग बदलेगा। एक सफल निवेशक लाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरत है? लक, सही समय, या गहरी वित्तीय समझ? जब माइक्रोमिट्टी डे 1 पर हमने नाम लिया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे जो रियल एस्टेट को रिवोल्यूशनाइज कर देगा, तो हमारे सबसे पहले इन्वेस्टर थी राय फैमिली। आज मेरे साथ हैं मिस्टर विशाल राय, जो इंदौर में एक जाना माना नाम है। लाइफ केयर ग्रुप एक काफी बड़ा लॉजिस्टिक फर्म है, और एक रेपुटेड स्कूल एडवांस एकेडमी के ये फाउंडर भी हैं। तो आपको आज मिलाते हैं विशाल जी से, जो बताएंगे कि उनका माइक्रोमिट्टी के पीछे इन्वेस्ट करने में सोच क्या था। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन इंडिया में कराना चाहते हैं। आपने इंदौर में क्या किया है और आपका विजन क्या है आपके बिजनेस को लेकर? हम लोग बेसिकली मनोज जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस है। इसके पहले हमारा बिजनेस बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। हमने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था लॉजिस्टिक का, जिसको अब हम बढ़ा के ये बोल सकते हैं कि इंडिया के कई स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स हम लोग के साथ काम कर रहे हैं। 3PL लॉजिस्टिक हम लोग बोलते हैं उसको। डाइकिन हो गया, मैरिको हो गया, ब्रिटानिया हो गया, पेप्सिको फूड्स हो गया, मित्सुबिशी हो गया, एशियन पेंट हो गया। ये सब कंपनीज हमारे क्लाइंट हैं। हम लोग बेसिकली वेयर हाउसिंग में हमारी मास्टरी है, और हम लोग को इंडियन मर्चेंट चैम्बर ने एक रामकृष्ण बजाज क्वालिटी अवार्ड होता है, वो हमको दिया था। हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। APQ होता है एक एशिया पैसिफिक क्वालिटी अवार्ड, उस पर भी हम विनर रहे। और ये हमारी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी कंपनी को दोनों अवार्ड एक साथ इंडिया लेवल पे भी और एशिया पैसिफिक लेवल पे भी मिला। इसके अलावा हम लोग एजुकेशन में है। एडवांस एकेडमी का मेरे ख्याल से इंदौर में लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस लेवल का स्कूल है। अपने आप में टॉप 3 में आते हैं हम लोग। और उसके पीछे भी हम लोग ने हमेशा सिर्फ बिजनेस में एक ही चीज़ को हमने इम्पोर्टेंस दी है, वो है क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी देते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। डेडिकेशन चाहिए हर बिजनेस में। तो हम लोगों ने जो डे 1 से जो मेहनत की है, जो डेडिकेशन दिया, और जो क्वालिटी में हमने काम किया, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया हम लोगों ने क्वालिटी में, उसके कारण आज हम लोग इतना ज़्यादा सक्षम हो चुके हैं बिजनेस में कि अब हम लोग इसके लीडर हैं। तो विशाल जी, वैसे तो जब भी हम स्टार्टअप फंडिंग की बात करते हैं, तो मैं कई यंग फाउंडर्स को बोलता हूँ, मेरा एक 15 साल का जर्नी हो गया। मैं यंग फाउंडर्स को बोलता हूँ कि जब आप फंडिंग की बात कर रहे हो, तो जब आपका बिजनेस छोटा होता है या एक आइडिया होता है, तो आपको हमेशा PE फंड या बड़े फंड को जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के आसपास आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या आपके बिजनेसमैन शहर के आपको इन्वेस्टमेंट दे देंगे, ऐसा मैं बोलता हूँ। लेकिन जब आपने पहली बार माइक्रोमिट्टी सुना, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम माइक्रोमिट्टी पिच किया था, तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि जब माइक्रोमिट्टी का M का लोगो भी नहीं बना था, आपको क्या बातें ऐसी लगी जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट माइक्रोमिट्टी करने के लिए आप प्रेरित हुए? ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम फाउंडर कोई आपके पास में आता है, तो एक एज ए इन्वेस्टर आप लोग क्या सोचते हैं कि जब किसी ने कुछ बनाया नहीं, आइडिया में इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया आपने? ये आप प्लीज बताइए सबको। क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जमीनों से हम लोग पुराने जुड़े हुए हैं। नॉर्मली हम लोग ने इन्वेस्टमेंट जितना भी किया है वो हमने प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट किया, और उसी में हम ये बोल सकते हैं कि हमने अच्छे रिटर्न्स बनाए। यंग जनरेशन आ रही है। यंग जनरेशन में क्या हो रहा है कि अभी हमने सुना है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। लोग पैसा बना रहे हैं, एक का 10 कर रहे हैं, एक का 50 कर रहे हैं। मैंने भी कोशिश की, मैंने भी कई स्टार्टअप्स के लिए मैंने उनके साथ मैंने मीटिंग्स की, बीच में जितने भी कॉन्फ्रेंस होती थी वो अटेंड की। बट मुझे कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप में हमेशा से एक जो नेगेटिव पॉइंट लगता था कि वो एक जुआ है। आपने आज पैसा डाल दिया, आपको एक ऐसे प्रोडक्ट पे डाल रहा है जिसका कोई बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम लोग, क्योंकि ये हमारा हार्ड एंड मनी है, हमने ये फर्स्ट जनरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बिजनेस था, तो हमने जो पैसा कमाया है, हमने बहुत मेहनत की है।
इस स्टेज पे आने के लिए, तो मेरे लिए तो 1 लाख रुपए भी बहुत मायने रखता है कि वो पैसा मेरा डूबना नहीं चाहिए। तो मैंने कई स्टार्टअपों के साथ भी मीटिंग की, तो वो एक कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बेस नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। चल गया तो ठीक है। उसके लेटर ऑन स्टेज पे भी एक हमने जो चीज़ सीखी कि उसका सपोज़ चल गया, आपकी वैल्यूएशन बन भी गई, लेकिन क्या है कि उसके बाद आपके शेयर जो आपकी इक्विटी है वो खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने भरोसा किया लेकिन वो दूसरा भरोसा नहीं कर रहा कि यार ये आपने ऑलरेडी इस स्टेज पे आके, इस वैल्यूएशन पे आके आपने बोला कि मुझे अब ये माल, मेरे को अपना शेयर्स बेचने हैं, तो वो बायर नहीं मिल रहे। ये आज भी हो रहा है। आज भी मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जिनने स्टार्टअप में पैसा लगाया और आज उनका अच्छा वैल्यूएशन है, लेकिन उनको बायर ही नहीं मिल रहे अपना शेयर्स बेचने के एग्जिट लिए। नहीं मिल रहा है। एग्जिट नहीं मिल रहा है बेसिकली। जब हम माइक्रोमिट्टी, क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड है, फैमिली का हमारा बैकग्राउंड ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जब ये कंसेप्ट जब अपन ने डिस्कस किया तो उस टाइम पे जो एक बैक ऑफ द माइंड था ना कि मेरे श्योरिटी क्या है, तो वो श्योरिटी मुझे दिखाई दी। वो श्योरिटी थी कि माइक्रोमिट्टी ने जो इन्वेस्ट करवा रहा है लोगों से और वो जो पैसा वो प्रॉपर्टी में डाल रहा था, मेरे पास बैकअप है प्रॉपर्टी का। कंपनी का वैल्यूएशन हो या नहीं हो उससे मुझे इतना वो नहीं है, जितना कि मेरा पैसे का बैकअप क्या है। तो हमेशा से एक बैकअप आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी। अगर हमारा ख़राब टाइम आया तो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, आज नहीं बिकेगी तो कल बिकेगी, तो उससे हमको एटलीस्ट एग्जिट मिलेगा। मेरा पैसा, इन्वेस्टमेंट सब सेफ है। तो विशाल भाई की बात से एक चीज़ बड़ा क्लियर है, जो यंगस्टर्स को मैं बताना भी चाहता हूँ कि एज ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर उनका भी पैसा बहुत हार्ड अर्न मनी है ना, बहुत मेहनत से उन्होंने कमाया है। आप कॉन्फ्रेंसेस में गए, मतलब आज एक इन्वेस्टर भी कॉन्फ्रेंसेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ढूंढ रहा है। तो ऐसा नहीं सिर्फ फाउंडर्स ढूंढ रहे हैं कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, इन्वेस्टर्स भी कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। वैल्यूएशन का बबल एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसको लेके इन्वेस्टर को हमेशा डर होता है, जो होना भी चाहिए। तो शायद माइक्रोमिट्टी या रियल एस्टेट बैकग्राउंड होने के कारण, और यूजुअली रियल एस्टेट बैकग्राउंड वाले इक्विटी या वैल्यूएशन में आते नहीं है। रियल एस्टेट में एक एसेट क्लास है जहाँ पे टेंजिबल वैल्यूएशन है और आपने वो देख के इन्वेस्टमेंट करा है। तो यंगस्टर्स को आप बेसिकली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जब आइडिया लेकर आए तो कुछ टेंजिबल लेके आए, कि इसका जस्ट नॉट वैल्यूएशन, कि इसका इनकम जनरेशन कहाँ से होगा या मेरा कैपिटल सेफ कैसे रहेगा, बनेगा पैसा वो अनदर थिंग है, बट यू आर प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स, यू आर प्रमोटिंग स्टार्टअप्स जो टेंजिबल काम करना चाह रहे हैं। विशाल जी, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में 3 असेट क्लास सबसे ज़्यादा फेमस है, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट, है ना। वैसे तो फाइनेंस का नियम है, फाइनेंशियल लिटरेसी का भी एक चैप्टर है कि आपका डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फिर भी आप रियल एस्टेट और इक्विटी और गोल्ड, आज के ज़माने में जब इक्विटी का वैल्यूएशन बहुत ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी बढ़ रहा है, आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे आप पैसा अपना अलग अलग जगह लगाते हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी? देखिए, पहली प्रायोरिटी तो एज अ मेरा इंडिविजुअल मैं बात करूँ तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी जो है लैंड है, क्योंकि आप जिसको बोलते हैं ना, एक एसेट ग्रोथ जो है वो एक्सक्लूसिव है। हम गोल्ड से, और इक्विटी भी अपनी जगह है, लेकिन इक्विटी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ है सबके साथ, जितना लॉन्ग रखोगे आप उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे लैंड हो। कोई भी शॉर्टकट किसी में भी नहीं है कि आपने आज पैसा डाला और कल आपने 2 गुना कर लिया, कुछ भी नहीं है। मेरा जो पहला इंटरेस्ट रहता है वो मेरा जो है वो है लैंड, सेकंड प्रायोरिटी में फिर इक्विटी आता है, थर्ड प्रायोरिटी में मेरा गोल्ड आता है। गोल्ड हम इसलिए करते हैं कि ठीक है, वो आगे जाके आपके फैमिली में काम में आएगा। फैमिली में कोई मैरिजेस होती है, वो होती है, तो उसमें आपको गोल्ड जो है आप यूज़ कर लेते हो बेसिकली, और एक एज अ इन्वेस्टमेंट भी है। इक्विटी में हम लोग एक बहुत ही, ये बोल सकते हो कि बहुत ही माइनर, एक 5 से 10% ऑफ इनकम हम वहाँ पे रखते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म से बात कर रहे हैं 10 साल 20 साल, वैसी हम बात करते हैं। लॉन्ग टर्म हमारे डेफिनेशन में ये आता है। लैंड ऐसा है कि आप लेते हैं, उसकी वैल्यूशन कुछ भी हो सकती है। आज वहाँ पे हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक एक्स अमाउंट में करते हैं, लेकिन जब एग्जिट करेंगे 5 साल 7 साल बाद, तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एटलीस्ट कहीं भी 20 से 30% का रिटर्न हमको एक एवरेज आएगा। और नहीं भी आएगा तो कम से कम वहाँ पे एटलीस्ट कोई प्रोजेक्ट ला सकते हैं, उसको हम बना के बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लैंड के साथ। उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं इससे एग्जिट होने के। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आपने जब अपना पहला पैसा अपने बिजनेस से कमाया तो शायद आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लैंड के अंदर करा, और आपने माइक्रोमिट्टी वैसे ये बात बोलता नहीं कि 20 से 30% रिटर्न आएगा। हम तो जानते हैं कि लैंड में एप्रिसिएशन टियर 2 सिटी में 2 गुना 3 गुना होता है, बट टू कीप इन्वेस्टर्स सेफ हम यूजुअली बोलते हैं आप
लैंड 8% से बढ़ता है ऑन एन एवरेज। उस पे अगर आप प्रोजेक्ट वैल्यू एडिशन करोगे तो शायद 15-20-30% बनता है, जो आपने बोला अभी 20 से 30% बनता है। लेकिन एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि आपने इन्वेस्टमेंट ये सोच के नहीं करा कि सिर्फ 20 से 30% रिटर्न आएगा, आपने ये भी सोचा कि मैं इस पे प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ। तो वही वैल्यू एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है। तो आपको ऐसा लगता है कि ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन का रिटर्न तो आएगा ही, यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन, जो एग्जिट ऑप्शन की लोग आज बात करते हैं कि यार मेरा एग्जिट क्या होगा, तो उस पे आप प्रोजेक्ट करने से आपको रिटर्न ज़्यादा आएगा। हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें अगर वैल्यू एडिशन करें अपन तो प्रोजेक्ट्स में हमेशा से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ज़मीन सिर्फ खरीदने बेचने की हम बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है वहाँ पे एक प्राउड फैक्टर भी होगा। जैसे मुझे पता है कि आपने एक एडवांस एकेडमी स्कूल एक लैंड पे बनाया, आज वो स्कूल का भी अपना एक वैल्यूएशन है। जो कभी भी स्कूल में हम बिजनेस की बात नहीं करते, बट एज अ रियल एस्टेट असेट, आज एज एन असेट क्लास, आज वो स्कूल का भी अपना लैंड का वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आपने उस पर स्कूल बनाया। और वो उसके आसपास भी ना सिर्फ आपके स्कूल का वैल्यूएशन बढ़ा या आपके बिजनेस बुक बढ़ी, आसपास के एरिया का भी ग्रोथ हुआ। बिल्कुल हुआ है। तो सिटी में एक काइंड ऑफ आपका कंट्रीब्यूशन है कि क्योंकि उस एरिया में आपने बनाया, तो उस एरिया का विकास भी आपके कारण हुआ है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हमने जब स्कूल की ज़मीन जब हमने लिया था तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे। हमने एक स्कूल के लिए लैंड आइडेंटिफाई किया जो हमको शहर से पास में चाहिए था, तो वो हमको एक आइडियल लोकेशन लगी। उस टाइम इंदौर उस टाइम बढ़ रहा था, उस डायरेक्शन में आ रहा था। तो हमने आगे की सोच, आगे का इन्वेस्टमेंट, जो ही मैं फिर से बोलूँगा लॉन्ग टर्म सोच कि यार ये हमको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक ग्रीन प्रॉपर्टी हो जाएगी। तब हमने वो बनाया, उसके ऊपर हमने स्कूल डेवलप किया, उसके कारण वहाँ पे आसपास में डेवलपमेंट हुए, रोडें बनी, सब चीज़ें अब आप देखोगे तो आज की तारीख में प्राइम लोकेशन हो गई। तो मैं एक छोटा सा ये उदाहरण आप सभी लोगों के सामने है कि एक एचएनआई फैमिली या एक फैमिली ऑफिस, जैसे एक राय फैमिली का जो शहर में नाम बना है, उन्होंने काफी पहले, और शायद आप इंदौर से भी नहीं, आप इंदौर से बाहर से आए हैं, हाँ, हम लोग बेसिकली जबलपुर से हैं। राइट। तो आप जब जबलपुर से आए और आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करा, तो आज एक राय फैमिली का नाम राय फैमिली स्कूल के नाम से लाइफ केयर इसलिए भी बनाया कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट में तो जमीन में करा, बट उनके इन्वेस्टमेंट के कारण शहर को एक नई पहचान मिली, उस एरिया को एक नया पहचान मिली। तो जब लोग, आम आदमी खास करके जब पैसा लगाने की बात करता है या इन्वेस्टमेंट की बात करता है, यूजुअली बोलता है मेरा रिटर्न कितना आएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके आसपास आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, आप स्कूल बनाए या ऑफिसेज बनाए या उस जमीन पे कुछ भी हो रहा है, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपना शहर, अपने देश की जीडीपी के विकास के लिए भी कर रहे हैं। आज आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं सर? आज हमारे यहाँ पे लगभग 2,500 बच्चे पढ़ते हैं। और कितने साल हो गए स्कूल को? 20 साल हो गए हम लोग के स्कूल को। तो 20 साल में कम से कम 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं। हाँ, हम बोल सकते हैं कि 25,000 तो नहीं बोलेंगे अपन, कम से कम आप मान के लिए 50,000 से 60,000 बच्चे निकल चुके हैं। राइट। तो बात वही है कि जब आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप सिर्फ एक ज़मीन नहीं खरीद रहे हो, आप एक सपना बना रहे हो। और उस सपने का एक ये बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कहाँ एक ज़मीन खरीदा था, कहाँ आज 20 साल स्कूल को हो गया, और उस पर जो आपने क्रिएट किया। तो ज़मीन सिर्फ खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है, उससे जो बच्चे पढ़ के निकले हैं आज, आई एम श्योर बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे। आपका नाम और आपकी फैमिली का नाम बनाने में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। तो सर, मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम माइक्रोमिट्टी के बारे में बताया और आपने एज ए यंग एंटरप्रेन्योर आपने मुझ पर ट्रस्ट करके फंड तो लगा दिया, लेकिन ऐसी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी माइक्रोमिट्टी के विजन और बिजनेस मॉडल में, जो आपको थोड़ा हमारी तरफ खींच के लाई या प्रेरित किया कि यार इनके साथ में काम करना चाहिए? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टार्टअप तो मेरे सामने बहुत सारे आए, बहुत सारों से मैंने मिला। जो एक कॉन्फिडेंस था वो मेरे, कभी वो लोग मेरे पे डेवलप नहीं कर पाए। यहीं पे जब हम लोग मिले थे, जब हमने इस कंसेप्ट को सीखा, और जो मुझे इसका एक जो बेस्ट आइडियोलॉजी लगी, स्किन इन द गेम की, हमारे साथ वो आप लोग जो है को पार्टनर बनोगे, हर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे साथ में आप, तो आप भी इन्वॉल्व हो उसमें। आप कोई भी चीज़, हम ऐसा बलून की बात नहीं कर रहे कि आपने कुछ कंसेप्ट दिया और उसको आपने बस किया, चला तो ठीक, नहीं तो बाकी इन्वेस्टर जाने और उसका काम जाने। हमारा काम था, हमने किया, नहीं हो पाया तो चले गए बाहर और इन्वेस्टर फंस गए। इस मॉडल में ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि माइक्रोमिट्टी खुद हमारे साथ इन्वेस्टर है। हमारे और भी इन्वेस्टरों के साथ आप इन्वेस्ट करोगे, आप भी उसमें पार्टनर हो, तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक तो सेफ़ है क्योंकि ये पूरा पैसा जो है आपका प्रॉपर्टी में जा रहा है। एक हम बोल सकते हैं कि एक वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। तो उसके कारण मुझे यहाँ पे सेफ्टी फील हुई। उसमें मेरे को विज़न दिखता है कि हाँ, इसमें हम सब मिल के एक पूरा की पूरा एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं।
तो सर माइक्रोमिटी में आज हमको ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए। हमने आपको बहुत वादे करे थे कि हम एक दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड बनाएँगे। आपको ऐसा कोई पल अच्छा लगा हो पिछले 9 महीने में हमारे साथ काम करते हुए जिससे आपको कुछ प्राउड फ़ील हुआ या आपको ऐसा लगा जो आप शेयर करना चाहते हो कि 9 महीने में माइक्रोमिटी कर क्या रहा है? मेरा इसमें ये इनपुट है आपके लिए कि आपने जो कमिटमेंट किया था कि हम शुरू से करते आ रहे हैं कि क्वालिटी डिलीवर करने की बात हम करते हैं, तो क्वालिटी जो आपने कमिटमेंट किया वो आपने पूरा किया। वो एक पल था जब हमने शुरुआत में जो आपने डिज़ाइनिंग करवाई, मधुबन को जो अवार्ड मिला, वर्ल्ड आर्किटेक्ट अवार्ड मिला, वो एक पल है। वो कमिटमेंट दिखाता है कि माइक्रोमिट्टी जो कर रहा है, जो उसने बोला है, कमिटमेंट किया है कि हम एक क्वालिटी काम करेंगे, क्वालिटी डिलीवर करेंगे, वो मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये अब आने वाले समय में इंदौर का पूरा रंग रूप बदलेगा। सर हमें वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड मिला, ये आपने हम पे भरोसा करा, हम संजय पुरी जी सर को लेकर आए और आपने इन्वेस्टमेंट करा तो उस लोगों को हम अफोर्डेबल हमारे लिए पॉसिबल उन लोगों को लेकर आने के लिए। इसी बात से एक बात पूछना चाहता हूँ कि शहर इंदौर शहर को लेके आपका क्या विज़न है? किस तरह का डिज़ाइन आर्किटेक्चर आई एम श्योर आप दुबई गए होंगे, आप यूएस गए, आप सिंगापुर गए। जब उन कंट्रीज़ को, सिटीज़ को देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या विज़न है आपका इंदौर कैसा होना चाहिए अगले 10 सालों के अंदर? देखिए, मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि जब गुड़गांव था, तो वो एक गाँव था। हम उस टाइम पे भी विज़िट करके आए थे, जब वहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था। कुछ दुकानें होती थी और पूरा खाली शहर था। वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि गुड़गांव अब क्या है। वहाँ के जितने मॉल्स ले लो आप, वहाँ के जितने साइबर सिटीज़ ले लो आप और सब ले लो, इंदौर में वो चीज़ की कमी है। मैं ऐसा लगता है कि अब जिस लेवल पे इंदौर ग्रो कर रहा है, वहाँ पे एक्चुअली में वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग्स होना चाहिए, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। वो इंदौर वहाँ पे लैक करता है और मुझे ऐसा बिलीव है कि जिस लेवल पे माइक्रो मिट्टी से हम काम कर रहे हो आप लोग, वो इसको डेवलप करेगा। उस लेवल पे ले आके कि नई-नई स्ट्रक्चर्स, नई-नई डिज़ाइंस, वर्ल्ड रिनाउंड स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। इंदौर यहाँ पे अभी लैग करता है। सर आपको नहीं लगता है कि जब माइक्रोमिट्टी या मनोज जैसे सीईओ बहुत सारे डिसीजंस हम ऐसे लेते हैं कि कॉलोनी में 9 मीटर नहीं 12 मीटर सड़क बनाएंगे, हम 45 मीटर डबल हाइट आईटी पार्क में हम डबल हाइट के 4-4 मीटर क्लियर के ऑफिसेज बना रहे हैं, जो यूजुअली बिल्डर करने से डरता है या बिल्डर करना नहीं चाहता या फॉर व्हाट्स आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पैसा डुबा देंगे? या जब हम बोलते हैं कि 1 एकड़ लैंड में हम 55% माल निकालेंगे जबकि 56% यूजुअली कॉलोनी में माल सेलेबल निकलता है। तो एज़ अ इन्वेस्टर आपको नहीं लगता कि यार ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली कॉलोनी से बिल्डर नहीं करते, जो उनका बिज़नेस उनका करने का तरीका, हम एक सेट पैटर्न से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता कि हमारा पैसा ये कहीं अटक ना जाए या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो करना की हिम्मत की शायद लोगों ने अभी तक करी नहीं है? देखो मनोज, ये तो सोच का फ़र्क है। मैं ये बोलूँगा कि एक आदमी एक घर बनाता है, एक सिंपल ही बनाता है, एक घर बनाता है बहुत लेविश बनाता है। कोई हम बोलेंगे कि भई वो झरोखे स्टाइल में बनाता है। ये सबकी अपनी-अपनी सोच है। यहाँ पे सोच का बिल्डर और एक कंपनी में बहुत फ़र्क है। हम बात कर रहे हैं एक वर्ल्ड ओन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की। हम वहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स पैटर्न, हम जो बोल सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स सोच को हम नहीं ला सकते यहाँ पे। यहाँ के बिल्डर को मैं ये नहीं बोलूँगा, सबके अपने-अपने बिज़नेस है, बट हम जिस लेवल पे हम क्वालिटी की बात करते हैं, जिस लेवल का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़रूरी है। हम अभी यहाँ पे इंदौर में बैठ के आप ये सोच रहे हो, हम जब जाते हैं यूएस जाते हैं या सिंगापुर जाते हैं या हम दुबई जाते हैं, तो आप वहाँ क्यों बोलते हो कि यार क्या बिल्डिंग बनाई है? किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना ही पड़ेगा कि इस ऑर्थोडॉक्स से बाहर निकल के इसको आपको उस सपने को आपको लाना पड़ेगा फ्लोर पे, तब ये डेवलपमेंट होगा। सर इसी बात से पिछले 9 महीने में मैं आपको परमिशंस के लिए भोपाल भी लेके गया। मैं आपको हाई राइज़ कमेटी की मीटिंग में लेकर भी गया आईटी पार्क के लिए। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? यूजुअली इन्वेस्टर इतना इन्वॉल्व होता नहीं है। यूजुअली इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर कर देखता है कि फाउंडर और बाकी लोग टीम क्या कर रही है। लेकिन हम एप्रिशिएट भी करेंगे कि आप हमारे साथ सब जगह चले और आपने देखा। कैसा अनुभव रहा? आपको लगा नहीं कि ये रियल एस्टेट में मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या डिफरेंट और ये क्या चैलेंजेस हैं? आपको कैसा अनुभव रहा? बाकी इन्वेस्टर्स के लिए आप भी शेयर कर पाएँगे? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा अनुभव अच्छा रहा और माइक्रो मिट्टी एज़ अ इन्वेस्टर, मैं जैसे हम बात करते हैं कि स्टार्टअप की, तो यहाँ एटलीस्ट मैं इसके लिए कमेंडेबल आपको बोलूँगा कि आप एटलीस्ट इन्वेस्टर को एज़ अ पार्टनर ट्रीट कर रहे हो। उसको बिल्कुल जो भी है पारदर्शी चीज़ें दिखा रहे हो कि भैया क्या होता है, कैसे होता है, आप ले आ के भी दिखा रहे हो हम लोग को
कि ये चल रहा है, अब यहाँ हम पहुँच गए हैं, अब आओ देखो, जो समझना है हमारी टीम के साथ समझो, जो बात करनी है, जो क्वेश्चंस है वो आप करो। तो ये पारदर्शी जो बोलता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरे स्टार्टअप या दूसरे हम मैंने कहीं नहीं देखी, जो मैंने यहाँ पे देखी है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। और ये इससे आप कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है कि हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह की है। तो विशाल जी, माइक्रोमेटी एक प्रॉपटेक कंपनी है। आपने रियल एस्टेट एज ए टेंजिबल आपको दिखा बैकअप हमारे एसपीवी मॉडल में, इसलिए तो आपने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। अ, लेकिन एज अ प्रॉपटेक कंपनी, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आपका टेक्नोलॉजी के प्रति कितना रुझान है, और कैसे आप देखते हो कि ये टेक्नोलॉजी के कारण प्रॉपर्टी एज अ होल या रियल एस्टेट एज अ होल बिजनेस ना सिर्फ इंदौर, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत चेंजेस लेकर आएगा, और आपका कितना उसमें कॉन्फिडेंस है एज अ इन्वेस्टर? देखिए, टेक्नोलॉजी को मैंने हमेशा एक्सेप्ट किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो आप ड्राइव कर रही है अब इस इंडस्ट्रीज़ को, चाहे कोई सी भी हो। हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो हमारे एजुकेशन हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, सब चीज़ें ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी हो रही है। उससे काम फास्ट होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो अगर हम मैनुअल लेवल पे करना की कोशिश करते हैं तो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। वहीं आप चीज़ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, बहुत शॉर्टकट्स हो गए हैं। हम ऐप की बात कर रहे हैं, जो आपने डिजिटल फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बोला है, वो एक बहुत हो गया कि अगर हम इसको पूरा डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, तो आपने जो हमको बताया था कि पूरी चीज़ें जो है आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। तो आज एक एज़ अ इन्वेस्टर मेरे लिए वो बहुत अच्छा हो गया है कि मुझे यहाँ बार-बार ऑफ़िस आने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ अपनी, कुछ भी जो मुझे अपने से रिलेटेड देखना है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करवाना है या मेरे को लीगलिटी चेक करानी है, सब चीज़ें डिजिटलाइज़ हो रही हैं। और कहीं न कहीं अब इसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया में आएगा और आने लग गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो रही है, सरकार खुद सब चीज़ें डिजिटलाइज़ कर रही है। तो एज़ अ प्रॉपटेक कंपनी होके आपको 100% इसमें आपको पूरा डिजिटलाइज़ करना ही पड़ेगा। अगेन, प्रॉपटेक इज एन अम्ब्रेला वर्ड। इसमें एक फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि नए तरीके से एसएम रेट, एआईएफ या पी, बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, लेकिन घुमा फिरा के हम आम आदमी को एंट्री दे रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में, और हम शायद फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। इंडिया में बाकी कंपनी फ्रैक्शन में ज़मीन को टुकड़ों में तोड़ के लोगों को दे रही है, स्क्वायर फीट में, 1 स्क्वायर फीट आप खरीद लो। हम ये बोल रहे हैं कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट में 100, 200, 500 प्रोजेक्ट में आप 10 लाख, 1 करोड़ से पार्टनर बन जाओ। आप फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को आम आदमी के लिए कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा, ये आम आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए है फ्रिक्शनल इन्वेस्टमेंट। चाहे वो एचएनआई हो, चाहे हम आम आदमी की बात करें, चाहे वर्किंग क्लास है। क्योंकि एचएनआई भी जो है अपना डाइवर्सिफ़ाइड फ़ंड रखता है। ज़रूरी नहीं है कि आज मैं इंडिविजुअली जो काम मैं अकेले करने की सोच रहा हूँ या कोई मैं बड़ा काम करने की सोच रहा हूँ, तो वो हमेशा सक्सेस हो। तो हम अपना फ़ंड डाइवर्सिफ़ाई करते हैं। माइक्रोमिट्टी में ये ऑप्शन हमको बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से मतलब ये है कि भाई आप कॉलोनी भी काट रहे हो, आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी बना रहे हो, आप कमर्शियल भी बना रहे हो, आप आईटी पार्क्स भी बना रहे हो, जैसे आपके आगे प्लान है कि आप होटल्स भी लाओगे। तो मैं अपना वो पैसा डाल के मैं उन सब प्रोजेक्ट्स में पार्टनर बन रहा हूँ, डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ अपने आप को, कि मैं पर्टिकुलर अपना एक इन्वेस्टमेंट एक ही बकेट में रखने से अच्छा मैंने उसको अलग अलग उसमें डाइवर्सिफाई कर दिया। कल को देखिए, प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, ऊंच नीच सब में आती है। कल को होटल नहीं चला तो मेरा वेयर हाउस चलेगा, वेयर हाउस नहीं चला तो मेरा आईटी पार्क चलेगा, आईटी पार्क नहीं चला तो मेरा कॉलोनी चलेगी, नहीं तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग चलेगी। कुछ तो एक बिजनेस मॉडल चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा की पूरा बैठ जाए। तो मैं जो इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न ही था कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपके पास, हम कोई पर्टिकुलर एक सेंटिमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि फ्रिक्शनल इन्वेस्टमेंट सबके लिए ज़रूरी है, और आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनाइज़ करेंगे। दूसरा, फ्रिक्शनल इन्वेस्टमेंट हम आम आदमी के लिए बात करें तो क्या होता है कि जैसे आज कोई लैंड पार्सल है, आपको भी पता है कि आज रियल एस्टेट की वैल्यूज़ कहाँ चली गई हैं। मैं आज 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लेके निकलूँ मार्केट में, मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो कुछ भी नहीं है। हम तो इंदौर तो आप छोड़ दो, आपके बी टाउन में भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो एटलीस्ट मैं वो पैसा लेके आज यहाँ पे फ्रिक्शनल इन्वेस्टमेंट लेके आपके पास अगर आता हूँ, तो आप मेरे को एन नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रहे हो इन्वेस्ट करके, और पार्टनर बना रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा एसेट क्लास उसके लिए खड़ा हो जाता है।
श्योरिटी हो जाती है, सेफ्टी हो जाती है पैसे की, कि कहीं एक जगह उसने पैसा नहीं लगाया है। सर, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर स्टार्ट किया था, मैं डिफर करता हूं, लेकिन एज एन एचएनआई आपने रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ही समझा दिया। एंड यू आर एन एचएनआई, आप ये सब समझते हैं। हम आम आदमी को यही सिखा रहे हैं, और जितना हम आम आदमी को एजुकेट कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, जो हम चाहते हैं उनका पैसा माइक्रोमिट्टी के थ्रू या किसी के भी थ्रू, नॉट जस्ट माइक्रोमिट्टी, रियल एस्टेट में लगे, बड़े प्रोजेक्ट में लगे, जितना हम मार्केटिंग कर रहे हैं उतना ज़्यादा एचएनआई और फैमिली ऑफिसर्स ज़्यादा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अगेन आप लोग ये सब चीज़ें समझते हैं। तो हम फ्रैक्शनल की बात जब करते हैं तो हम कॉमन मैन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये एचएनआई फैमिली ऑफिसर्स के लिए भी है। हम सिर्फ मार्केटिंग उसको इस तरीके से कर रहे हैं कि आम आदमी को आम भाषा में समझना है, जो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आई एम श्योर आपकी जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी सुन के बहुत सारे स्टार्टअप्स भी प्रेरित होंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट अपने आसपास के लोगों से भी लाया जा सकता है, बिजनेसमैन से लाया जा सकता है। एक लास्ट संदेश आप इंदौर के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए जो वेल्थ मैन बनाना चाहते हैं, क्या आप संदेश उनको देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इंदौर अब वो स्टेज पे आ गया है कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई बॉम्बे हो गया, आपका गुड़गांव हो गया, हम उस तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ लगा रहे हैं। पहले इंदौर में हम बोलते थे कुछ नहीं था, आज बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े आपके इन्फोसिस, टीसीएस सब आ चुके हैं, कॉलेजेस आ चुके हैं, बड़े बड़े बी स्कूल्स आ चुके हैं। तो जिस लेवल पे अब यहाँ ग्रोथ हो रही है, हमने जो सफ़र हम ये बोलेंगे कि 20 साल में किया, वो हम हो सकता है अगले वो 20 साल किया गया, वो 5 साल में हम उस सफ़र को हम पूरा कर लेंगे। तो इंदौर आने वाले टाइम का एक हैपनिंग प्लेस हो जाएगा। ग्रोथ उस हिसाब से आ रही है इंदौर की, और डेवलपमेंट बहुत हो रहे हैं अभी यहाँ पे। मैं इंडिया में यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को लेके जागरूक बने। क्या हो रहा है अभी इंदौर अपने यहाँ पे कि कोई भी लोग आते हैं, कोई स्कीम समझाते हैं कि आपका पैसा हम इतने टाइम में डबल कर देंगे, ये कर देंगे। ये कोई जादू नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया कल डबल हो जाए। आपको अपने आप को लिटरेसी लानी पड़ेगी, आपको लालच छोड़ना पड़ेगा। सही इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करना पड़ेगा, सही कंपनी के साथ आपको ग्रो मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। तो आप इन्वेस्ट उसी में करिए जहाँ पे आप बहुत श्योर हो कि हाँ इस कंपनी का बैकग्राउंड है, कुछ जो वो बोल रहा है उसके ऊपर कुछ, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं। नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। माइक्रोमिट्टी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा उपदेश था कि भाई ट्रांसपेरेंसी साथ में ग्रोथ, एक हमारा वो है कि सबका साथ सबका विकास। तो बेसिकली वही है कि हम सब मिल के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई एक कंपनी नहीं है। एज ए इन्वेस्टर हूँ मैं, लेकिन मेरा पैसा लगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कंपनी का पार्ट नहीं हूँ। हम सब साथ में काम कर रहे हैं। आपको भी हमारे लिए काम करना पड़ा। आप इन्वेस्टर बन के ऐसा सोचें कि मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, अब कंपनी जाने वो हमको पैसा कमा के दे, ऐसा नहीं होता है। आपको सबको मिल के उस स्टार्टअप को उसमें साथ में मिल के आपको कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तब हम मिल के इस प्रोजेक्ट को या इस पूरी इंडस्ट्री को हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स हम मिल के कमा सकते हैं। आपने एक बड़ा बेसिक इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पे बोल दिया है कि जब कोई इन्वेस्टर आप ढूंढने जाएं तो इन्वेस्टर सिर्फ आपको पैसा ना दे, आपको मेंटरशिप दे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे, आपको गाइड करे। जो एक्सपीरियंस है कि स्टार्टअप फाउंडर को लगता है, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड लकी कि हमें आपके जैसा मेंटर इन्वेस्टर मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट। थैंक यू मनोज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।